दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी टीचर एग्जाम प्रिपरेशन 2023 के अंतर्गत आज इस क्लास में मैं आपके लिए जिस सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित हूं वह है साइंस और टाइप है एमसीक्यू। इसमें साइंस के तीनों पोर्शंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों का समावेशन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके मैंने तैयार किया है और इसी तरह आगे भी मैं इस तरह के सेट आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी चीजें जो आपको प्रदान की जा रही है वो हिमांशु क्लासेस की तरफ से। तो चलिए इस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सेल। चलिए अब सेल को देख लिया, बल्ब को देखते हैं। एक बल्ब में क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 2 टर्मिनल और 1 फिलामेंट, 2 टर्मिनल और 2 फिलामेंट। ऑप्शन सी है एकाधिक टर्मिनल और सिंगल फिलामेंट। ऑप्शन डी है सिंगल टर्मिनल और सिंगल फिलामेंट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 टर्मिनल और 1 फिलामेंट। बल्ब पर ही नेक्स्ट प्रश्न है और वो क्या है कि बल्ब तभी जलता है जब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्ब तभी जलता है जब सेल, बल्ब और तार, सेल, बल्ब और तार एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। ऑप्शन बी है विद्युत परिपथ में एक अंतर है, पथ सेल के एक ही टर्मिनल पर शुरू होता है और समाप्त होता है, तब बल्ब जलता है। ऑप्शन डी है सेल, बल्ब और तार एक खुला सर्किट बनाते हैं, तब बल्ब जलता है। या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई। चूंकि बीपीएससी के द्वारा हमेशा अब 5 ऑप्शन के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब तो धीरे धीरे बीपीएससी सभी चीजों को क्लियर कर रहा है, तो इसे भी क्लियर कर देगी। अभी हम लोग 5 ऑप्शन को ही लेकर के चले। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बल्ब तभी जलता है जब सेल, बल्ब और तार एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर अभी आपने देखा कि क्लोज सर्किट के बारे में, तो इसी पर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक क्लोज सर्किट बनाएगा? इरेजर, धातु कुंजी, बल्ब, बैटरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिए यहां पर जो क्लोज सर्किट बनाएगा वो धातु कुंजी भी बनाएगा और अभी हम लोगों ने बल्ब के ऊपर भी देखा कि बल्ब भी जब एक क्लोज सर्किट बनता है तो जलता है। तो यहां पर 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसलिए जो सही जवाब होगा उपयुक्त में एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सूर्य की छवि बनाने वाला उपकरण कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? सूर्य की छवि बनाने वाला उपकरण कौन सा है? समतल दर्पण, पिनहोल कैमरा, एक सीधा पाइप, ग्लास स्लैब। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो सूर्य की छवि बनाने वाला उपकरण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिनहोल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब पिनहोल बॉक्स सूर्य की ओर इशारा कर रहा है तो उसकी छाया होगी, कैसी होगी? सबसे लंबा होगी, वही होगी, सबसे छोटा होगी या सबसे बड़ा होगी? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे छोटा होगा। जब पिनहोल बॉक्स सूर्य की ओर इशारा कर रहा है तो उसकी जो छाया होगी वो सबसे छोटा होगी, सबसे छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देखते हैं। देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय सर्किट में करंट कैसा रहता है? ऑप्शन ए देखिए काफी कम रहता है, नहीं बदलता है, भारी वृद्धि हो जाती है या लगातार बदलता रहता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारी वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं।
विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है, किस में होता है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, बैटरी, ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक बेल, फ्यूज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रिक बेल में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। बहुत आसान ये क्वेश्चन था, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धारावाही तार की एक बेलनाकार कुंडली है, क्या है? वोल्टमीटर है, आमीटर है, फ्यूज है, सोलेनॉइड है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से एक से अधिक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोलेनॉइड। डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देख लेते हैं। एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है? धारा का उष्मीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का भौतिक प्रभाव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा का उष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जब विद्युत धारा किसी तार से होकर गुजरती है तो वह चुंबक की तरफ व्यवहार करती है, यह है क्या है? धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का विद्युतीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव, धारा का ताप प्रभाव, धारा का ऑप्टिकल प्रभाव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो जब विद्युत धारा किसी तार से होकर के गुजरती है ना, कोई भी एक तार है और इससे विद्युत धारा गुजर रही है तो वह चुंबक की तरफ व्यवहार करती है। तो यह जो प्रदर्शित करता है धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नाइक्रोम का उपयोग हीटर की कुंडली में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक है, निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक है, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो प्रतिरोध होगा वो उच्च होगा और गलनांक भी होगा वो उच्च होगा, इसीलिए नाइक्रोम का उपयोग हीटर के कुंडली में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। 13 क्या है? 13 है कि विटामिन और खनिज हैं, सुरक्षात्मक भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन है, शरीर निर्माण भोजन है, रॉगेज है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन और खनिज जो हैं वो सुरक्षात्मक भोजन है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि रूफेज मदद करता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में, आंत्र की गति, ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण और मरम्मत में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिए रूफेज जो मदद करता है वो ऑप्शन नंबर बी, आंत्र की गति में मदद करता है। क्योंकि देखिए रूफेज जो है उसमें फाइबर होते हैं और फाइबर जो होते हैं वो मल त्याग में बहुत मदद करते हैं, इसलिए आंत्र की गति इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? सौर ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बायो एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी है? लाइकेन, कस्कुटा, पीचर प्लांट, राइजोबियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कस्कुटा, ऑप्शन नंबर बी। परजीवी आएगा तो बिल्कुल नहीं सोचना है, कस्कुटा में टिक आउट कर देना है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक और क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर के आया हूं, और क्या है वो? प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन खाली जगह से आती है। ये जो मुक्त ऑक्सीजन होती है वो कहां से आती है? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, क्लोरोफिल से। तो ये आपको सोचना है कि ये जो ऑक्सीजन आती है, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसमें भी ऑक्सीजन है। अब अगर शर्करा की बात करें तो उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा है, तो पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा है। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी से ऑक्सीजन आती है। क्वेश्चन नंबर 18
पित्त का निर्माण होता है, यानी वाइल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में, रक्त में, ब्लड में, लीवर में, प्लीहा स्प्लीन में। तो इसका जो सही जवाब है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है ये देख लेते हैं। 19 है कि लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित करते हैं स्टार्च को सरल शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, जटिल शर्करा को सरल शर्करा में, बसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो बहुत ही इसका सीधा सा जवाब है स्टार्च को सरल शर्करा में लार में जो मौजूद एंजाइम है वो परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि पित्त जो है वो किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कार्बोहाइड्रेट, बसा, शर्करा या स्टार्च? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बसा, यानी फैट्स के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? पित्त। क्वेश्चन नंबर 21 कई बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज जो है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? ध्यान से सुनिए, फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? 10, 15, 20 या 25? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो एसिड? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप जानते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो प्रश्न ये है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42, 50, 60 या 80? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 42% सोयाबीन में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है? लिवर में, त्वचा में, फुफ्फुस में या किडनी में, ब्रिक में? तो इसका जो सही जवाब होगा विटामिन ए जो भंडारित होता है मानव शरीर में वो लिवर में होता है, यकृत में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, बी, सी, डी? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अभी आपने देखा कि दांत से खून आते हैं, दांत हिलने लगता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो अगला जो प्रश्न है यहां पर कि किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप में से ज्यादातर इसका जवाब जानते होंगे कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ए, सी, डी, ई? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन डी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में विटामिन से रिलेटेड है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी प्रदान करता है? ए, सी, के, ई? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है वो एंटीबॉडी प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन सेल से है कि न्यूक्लियस जो सेल के, किसी भी सेल के, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसके बीच में होता है। बिना न्यूक्लियस के कोई भी जो सेल है वो डेड सेल कहलाएगा, जीवित सेल नहीं कहलाएगा। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग, ये साइटोप्लाज्म जो है इससे अलग किया जाता है
किसके थ्रू? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर रहता है, अंग या कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा केंद्रक झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग किया जाता है केंद्रक झिल्ली के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जिन कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली की कमी होती है वे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एकल कोशिकाएं, बहु कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यहां पर भी एक सेल से क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और सेलुलोज, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कुछ कार्बोहाइड्रेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कुछ कार्बोहाइड्रेट से कोशिका झिल्ली बनी होती है। अगर आप ये एक सेल देख रहे हैं तो ये जो है ये कोशिका झिल्ली है और ये किससे बनी होती है? तो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कुछ कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ये क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनेल में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, डिक्टियोसोम। अब ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि किस ऑर्गेनेल में डीएनए होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें डीएनए होता है। देखिए सेल के अंतर्गत फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में कौन शामिल है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो यहां पर आप अगर इसको रफ माने और नीचे क्या है? स्मूथ। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चिकना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में शामिल है। पर क्वेश्चन नंबर 36, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ऑर्गेनेल के बारे में सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है वे कोशिका के निर्माण के लिए समन्वय करते हैं। ऑप्शन डी है वे छोटे आकार के और अधिकतर आंतरिक होते हैं। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब हम ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो ये सभी जो हैं वे बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ये कोशिका के निर्माण के लिए समन्वय करते हैं, बिल्कुल सही है, यानी बी भी सही है, सी भी सही है। डी वे छोटे आकार के और अधिकतर आंतरिक होते हैं, ये भी सही है। यानी जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए कि ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए 37 क्वेश्चन है कि रिक्तिका यानी वैक्यूल जो ज्यादातर प्लांट सेल में पाए जाते हैं कि चारों ओर की झिल्ली को खाली जगह के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? टोनोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट या फिर एमाइलोप्लास्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, टोनोप्लास्ट। 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। नए संश्लेषित प्रोटीनों को उनके गंतव्य तक बदलने और क्राउनिंग करने में शामिल जो मुख्य अंगक है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी क्वेश्चन मैं आपके बीच में रख रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए आगे बढ़े, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए और इस तरह के जब सेट लेकर के आऊंगा तो एक नए उत्साह के साथ आऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम युक्त एक कोशिका अंग है, कौन सा? लाइसोसोम, राइबोसोम, मेसोसोम या माइक्रोसोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। नंबर 40, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन देता है कौन? अम्ल। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि भस्म क्या है, भस्म कैसा पदार्थ है। तो ये प्रोटॉन देता है कि प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, भस्म कहते हैं, क्षार कहते हैं या लवण कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार। क्वेश्चन नंबर 43, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही जवाब होगा सभी अम्ल जल में घुलकर जो प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, H प्लस आयन। क्वेश्चन 44 है कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा, खट्टा, मीठा या स्वादहीन? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खारा। क्वेश्चन 45 है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? H प्लस, O नेगेटिव, OH नेगेटिव या OH पॉजिटिव? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, OH नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सभी लवण होते हैं वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अपघट्य, अस्थाई अपघट्य या उदासीन? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत अपघट्य। 47 है कि पीएच का निर्धारण किसने किया? लेबोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश या सोरेनसन? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन ने पीएच वैल्यू का निर्धारण किया। नंबर 48 है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -10 या 10 टू द पावर 14? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 टू द पावर -7 शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक या 14? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षार घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 7? तो इसका जो सही जवाब होगा, क्षार घोल की जब बात करें तो 7 से अधिक, 7 से कम तो अम्लीय और 7 से अधिक तो क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 है क्षार घोल का पीएच मान होता है। अभी आपने देखा अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब क्षार घोल का पीएच मान क्या होता है ये आपको बताना है। 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 7? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक क्षार घोल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय, क्षारीय हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14? तो देखिए उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आज मैंने आपके लिए बीपीएससी टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट का एमसीक्यू लेकर के आया। दोस्तों मुझे उम्मीद है यह सेट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है वो बहुत सोच समझ करके कि ये इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।